गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक रह गया पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय किस प्रकार होता है? जैसे आप लोगों को पता है, जैसे हमारे अंदर तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क सारी क्रियाओं का समन्वय कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है और तंत्रिकाओं की सहायता से सबके बीच में कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बनाए हुए। लेकिन पौधों के अंदर ऐसा नहीं है, पौधों में मस्तिष्क नहीं होता। तो पौधों में ये सारी क्रियाओं का जो समन्वय है वो किस प्रकार होता है? पौधों में ये जो समन्वय है ये मुख्यतः हार्मोन्स के द्वारा होता है। पौधों में कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं जो पौधों में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा ये पौधों में होने वाली गति से भी इफ़ेक्ट होता है। गति के द्वारा, जैसे यहाँ पर ये दो आपके मैकेनिज़्म हैं, हार्मोन द्वारा और गति द्वारा। गति द्वारा जो क्रियाएं नियंत्रित होती हैं वो भी दो प्रकार की है, वृद्धि से युक्त गति और वृद्धि से मुक्त गति। यानी कुछ ग्रोथ डिपेंडेंट गति होती है और कुछ ग्रोथ इंडिपेंडेंट गति होती है। यानी कि कुछ तो जो है गति ऐसी होती हैं जिनके जो वृद्धि के साथ साथ चलती है, और कुछ गति पौधों के अंदर ऐसी होती है जो पौधों में किसी वृद्धि को नहीं लेकर के आती हैं। जैसे कि हम सबसे पहले इसी की बात करते हैं। वृद्धि से मुक्त गतियाँ जो है वो पर्टिकुलर स्टिमुलस द्वारा होती है, उद्दीपन द्वारा होती है। जैसे टच, संपर्क, छूना, पौधों को छूने से। जैसे कि छुई मुई के पौधे के बारे में आपने सुना है। छुई मुई का जो पौधा है, जब हम उसको छूते हैं तो उसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। तो ये पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाती है। तो इससे पौधों में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन गति हमने ऑब्जर्व की। जैसे ही हम उसको टच करते हैं वैसे ही पत्तियां जो है मुरझा गई, यानी कि गति हुई लेकिन कोई वृद्धि नहीं हुई। ये पर्टिकुलर स्टिमुलस द्वारा होती है, उद्दीपन। जैसे हमारा पौधों को छूना उस छुई मुई के पौधे के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। और ऐसे में क्या करते हैं कि उसकी पत्तियों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं से पानी जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है आसपास की कोशिकाओं में, और पत्तियों की कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, जिससे पत्तियां मुरझा जाती है। और कुछ समय बाद धीरे धीरे वो कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं से वापस पानी अवशोषित कर लेती है और वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है, जिससे पत्तियां पहले जैसी हो जाती है। तो ये हुई वृद्धि से इंडिपेंडेंट गति, जिसको हम जिसको हम इस छुई मुई के उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। कुछ अगली गति हैं आपकी वृद्धि से युक्त गति, यानी कि ऐसी गतियां जिनमें हम वृद्धि को भी ऑब्जर्व करते हैं। इनको हम अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन किसी की तरफ, जैसे कि प्रकाश अनुवर्तन, पहली गति है हमारी प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की तरफ पौधों के अंदर वृद्धि, पौधों के अंदर जो प्रकाश की तरफ वृद्धि होती है उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति को, जैसे ये आप पौधे के हमेशा तने में ऑब्जर्व करेंगे। तना जो है वो कभी भी ज़मीन के अंदर ग्रो नहीं करता, वो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की तरफ गति करता है, इसलिए इस प्रकार गति को कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। दूसरी होती है आपकी गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन यानी कि भूमि की ओर, ज़मीन की ओर गति। आप देखेंगे कि पौधे की जड़ें हमेशा ज़मीन के अंदर की ओर ग्रो करती हैं, अंदर की ओर वृद्धि करती है। इस प्रकार की गति को हम गुरुत्वानुवर्तन गति कहेंगे। फिर है रसायन अनुवर्तन। रसायन अनुवर्तन पर्टिकुलर रसायन की ओर गति करना, जो आप नॉर्मली हम देखते हैं, जो हम 8th पार्ट, जो आपका 8वां पार्ट है, जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कि पराग नली जो है वो किस प्रकार अंकुरित होती है परागकण से। तो जब पराग नली अंकुरित होती है वो हमेशा बीजांड की ओर गति करती है, क्योंकि बीजांड के अंदर कुछ पर्टिकुलर रसायन बनते हैं। उन रसायनों से आकर्षित होकर पराग नली हमेशा बीजांड की ओर गति करेगी। तो इस प्रकार की गति जो किसी एक रसायन की तरफ गति होती है उसे हम रसायन अनुवर्तन कहते हैं। जलानुवर्तन, जलानुवर्तन यानी जल की ओर गति। जो जड़ें हैं भूमि के अंदर, जो जड़ें ग्रोथ कर रही हैं, आप देखेंगे कि जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है मिट्टी के अंदर, वहाँ पर जड़ें गहरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जड़ें जो है वो पानी की ओर गति करती है। पानी अगर नीचे है तो जड़ें और नीचे तक गति करेगी उन पानी को, उस जल को अवशोषित करने के लिए। तो इस प्रकार की गति जो जल की ओर होती है उसे जलानुवर्तन कहते हैं। इसके अलावा एक और लास्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म यानी संपर्क, जो सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट, टच, तो संपर्क आने पर गति करते हैं। जैसे कि आप बेलों के अंदर देखेंगे, बेलों में प्रतान पाए जाते हैं जो सहारे के चारों ओर लिपटे रहते हैं। ये प्रतान जो है जैसे ही किसी संपर्क के टच में आते हैं, यानी बेल जब ग्रोथ करती है तो प्रतान जो है साथ में किसी पौधे या किसी रस्सी या किसी अन्य बेल के साथ टच में आ गए तो प्रतान उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे और बढ़ करके उस सहारे के चारों ओर लिपट जाएंगे। तो इस प्रकार की गति को हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन, पादप हार्मोन्स के बारे में। पादप हार्मोन्स हमारे पास यहाँ पर है सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है एक वृद्धि हार्मोन है। पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन एक वृद्धि हार्मोन है जो पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि कैसे करता है? ये पौधे की, आपने देखा होगा पौधे के तने की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उन सभी शाखाओं की बिल्कुल टिप पर पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन, और ये वहाँ कोशिका विभाजन को भी प्रमोट करता है, कोशिका का नंबर भी बढ़ता
बढ़ता है वहाँ पर और कोशिकाओं की लंबाई में भी वृद्धि करता है, तो जिससे कोशिकाओं के साथ साथ पौधे की लंबाई में भी वृद्धि जो है वो ऑब्जर्व में आती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस दिखाता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब ये हमेशा और हमेशा जो है पौधे की शाखाओं की टिप पर पाया जाएगा। ये सिर्फ तने की शाखाओं की टिप पर नहीं, जड़ की शाखाओं की टिप पर भी पाया जाता है, तभी तो जड़ें ग्रोथ करती है। ऑक्सिन हार्मोन जड़ों में भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये जड़ों की टिप पर भी पाया जाता है और वहाँ भी ये क्या काम करता है, जड़ों की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, ये जो है ये फलों को पकने से पहले टूटने में रोकने में भी सहायक है। ऑक्सिन हार्मोन फलों के पकने से पहले टूटने से रोकने में भी सहायक होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा ये रूट इंडक्शन करता है, यानी कि रूट इंडक्शन का मतलब है कि जैसे हम स्टेम कटिंग लगाते हैं ना, कलम द्वारा पौधे लगाते हैं, तो हम कलम काट के लगाते हैं, उन कलम के अंदर धीरे धीरे रूट जो है वो भी जड़ें जो है वो भी बननी शुरू हो जाती है, और वो जड़ों के बनने को कौन प्रमोट करता है, ऑक्सिन हार्मोन प्रमोट करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हार्मोन हमारे जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि ये भी वृद्धि हार्मोन है, पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। ये भी तने में वृद्धि करता है, ये तने की गिरथ में वृद्धि करता है। ये स्टेम इलोंगेशन कोशिकाओं की लंबाई में भी वृद्धि करता है, और तने की गिरथ यानी तने की आप देखेंगे ना, तना पेड़ की उम्र के साथ साथ धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है, तो इस गिरथ में वृद्धि लाने में सहायक होता है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन जो है पौधों में डोरमेंसी भी तोड़ता है। जो बर्ड्स पौधों के अंदर जो बर्ड्स कलियाँ पाई जाती हैं, उन कलियों की डोरमेंसी तोड़ के उनको खिल करके नया पौधा, नई शाखा बनाने में हेल्पफुल होता है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये पौधों के अंदर फ्लावरिंग, जो लॉन्ग डे प्लांट्स है ना, जो दिन के समय जिनमें फूल खिलते हैं, उनमें फ्लावरिंग फूलों का खिलना जो है उसको भी प्रमोट करता है कौन, जिब्रेलिन हार्मोन। इसके बाद हम आते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन में। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, कोशिका विभाजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन्स, यानी कि ये सभी कोशिकाओं में विभाजन को प्रमोट करता है, डिफ्रेंशिएशन को प्रमोट करता है, यानी कि कोशिकाओं के मैच्योर होकर के एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए कोशिकाओं का मैच्योर होने में सहायक होता है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस का काम करता है ये, यानी कि एजिंग को रोकता है। ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है पौधों के अंदर एजिंग की प्रक्रिया को रोकता है, यानी पत्तियों का असमय पीला पड़ के टूट के गिर जाना, फलों का असमय पकना, इन सबको रोकता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एब्सिसिक अम्ल पे। एब्सिसिक एसिड ये एक वृद्धि अवरोधक, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। ये क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है, वृद्धि को रोकता है, डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। डोरमेंसी यानी कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे बीज की बात करें, अगर हम बीज जो है, जैसे यहाँ पे साइटोकाइनिन क्या है कि ये फल और बीज में पाया जाता है, और जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये बीज के अंदर कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है। तो कोशिका विभाजन, कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, और विभाजित होकर भ्रूण किस में बन जाता है, एक नए पौधे में बन जाता है, और पौधा धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। लेकिन एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, ये भी बीज में पाया जाता है एब्सिसिक अम्ल भी, और ये डोरमेंसी लाता है। जब तक अनफेवरेबल प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, एब्सिसिक अम्ल जो है वो डोमिनेट करता है और वो भ्रूण को विकसित होने से रोक देता है, तो इसे हम डोरमेंसी कहते हैं। एब्सिसिक अम्ल डोरमेंसी लेकर के आता है, और साइटोकाइनिन जो है वो डोरमेंसी तोड़ता है। एब्सिसिक अम्ल डोरमेंसी लाता है, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रमोट करके उस डोरमेंसी को तोड़ता है, यानी कि ये जल्दी से अनफेवरेबल कंडीशन में भ्रूण की जो वृद्धि है उसको रोकता है। विल्टिंग और सेनेसेंस को प्रमोट करता है। विल्टिंग क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में अगर आप पानी ना दो पौधे को, तो पानी की कमी में जो पत्तियां मुरझाई सी हो जाती है, उसे विल्टिंग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विल्टिंग कहते हैं। विल्टिंग को प्रमोट करता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल की उपस्थिति में पत्तियों में विल्टिंग जल्दी होती है। ठीक है, ये और ये वृद्धि को रोकता है, तो इसे वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहते हैं। ये पत्तियों का पीला पड़ के टूटना जो होता है उसको भी प्रमोट करता है, यानी पत्तियां जो एजिंग को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन एजिंग को रोकता है, और एब्सिसिक अम्ल एजिंग को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ के और पौधे से टूट कर गिर जाती है। फल भी जो है वो पकने के बाद पौधे से टूट कर गिर जाते हैं। ये सब किसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण। इसके अलावा एक और पादप हार्मोन है हमारे पास जिसका नाम है इथाइलिन। इसका क्या नाम है, इथाइलिन। ये मैं
ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ, आप इसको अपनी किताब में नोटबुक में लिख लेना। इथाइलिन, ये इथाइलिन जो है ये फ्रूट राइपनिंग का काम करती है। फ्रूट राइपनिंग यानी कि फलों का पकना। फल जो लगते हैं पौधों के ऊपर, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे वो पक जाते हैं, उनके पकने को कौन नियंत्रित कर रहा है? इथाइलिन हार्मोन नियंत्रित कर रहा है। जैसे आपने आजकल सुना होगा कि फल जो है वो आर्टिफिशियली रूप से पकाए जाते हैं। कैसे पकाए जाते हैं कि फलों को ना कच्चा ही तोड़ लिया जाता है पौधों के ऊपर से। जब फल तोड़ने जाते हैं तो कुछ फल पके हुए हैं, कुछ फल कच्चे हैं और डिमांड फलों की ज़्यादा है, तो वो कच्चे फलों को भी साथ में तोड़ लेते हैं और जब पैक करते हैं तो उसमें इथाइलिन गैस का स्प्रे कर देते हैं। ऊपर से इथाइलिन गैस जो है उसका स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो पैकिंग के अंदर ही धीरे धीरे फल जो है वो पक जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और उनका गुद्दा जो है वो नरम पड़ जाता है। ये इस तरीके से जो फल हैं उन पर इथाइलिन गैस का स्प्रे करके उनको आर्टिफिशियली रूप से भी पकाया जा सकता है। तो ये क्या करता है, इसका इथाइलिन हार्मोन जो है हमारा, इसका क्या कार्य है मुख्य? फलों के पकने को प्रमोट करना। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग जिसको हम बोलते हैं। ये हमारा ये थे हमारे पादप हार्मोन। तो पौधों के अंदर इस प्रकार से समन्वय होता है, कुछ हार्मोन्स के द्वारा और कुछ ये जो हमने गतियाँ, वृद्धि युक्त गतियाँ पढ़ी, प्रकाशानुवर्तन, रसायनावर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, इनके द्वारा। तो इस प्रकार से पौधों के अंदर भी उनकी सभी क्रियाएं नियंत्रित होती है। यहाँ आपका पाठ पूरा होता है। और आप जो है इस पाठ से संबंधित अभी जो मैंने बताया था जंतुओं में हार्मोन, पहले वाली वीडियो में जंतुओं में जो हार्मोन आपको बताए थे, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर ये मानव हार्मोन, सभी मानव हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य आप अपनी किताब में से देख करके एक सारणी बना करके, सारणी किस प्रकार से बनाएंगे? हार्मोन का नाम, एक कॉलम हार्मोन का नाम, जैसे इस कॉलम में आप लिखेंगे हार्मोन का नाम, फिर इस कॉलम में लिखेंगे स्रावन करने वाली ग्रंथि का नाम और फिर इस लास्ट कॉलम में उसके कार्य। तो इस प्रकार से एक सारणी बनाएंगे नोटबुक में और सभी जंतु हार्मोन्स, मानव हार्मोन्स के नाम, उनकी ग्रंथि के नाम और उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले कार्यों के नाम लिख करके आप मुझे भेजेंगे। थैंक यू।